गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आरती आप सभी का नोटबुक आईएएस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप अच्छे से बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, आप सारी चीज़ें फॉलो कर रहे होंगे, करंट अफेयर्स हो या स्टैटिक पोर्शंस वगैरह हो, सब चीज़ें अच्छे से कवर की होंगी। और क्या है, कल कल आपका आर का पेपर था, तो आई होप आपने अच्छे से दिया होगा, आपने सारे आंसर की वगैरह मैच कर ली होगी, सोल्यूशंस भी देख लिए होंगे। तो आप कमेंट करके बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। जो भी चीज़ें हैं हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, कुछ आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट आज न्यूज़ में रहे हैं, और साथ में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, उनके साथ डायमेंशंस कवर करेंगे, ताकि अगर क्वेश्चन आपका कहीं से घुमा फिरा के भी पूछता है तो हम उसको कवर कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। हमारा आज का जो पहला आर्टिकल है वो है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। स्टार्टिंग में हम 3 इंपॉर्टेंट डे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, क्योंकि बस आपका डे याद होना चाहिए कौन से दिन मनाया जाता है, उनकी थीम वगैरह क्या रही है और क्यों मनाए जाते हैं, ठीक है। तो बात करें, पहला हमारा है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे है, जो 12 फरवरी को मनाते हैं हर साल। एम क्या है इसका, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी कल्चर इन इंडिया। जो प्रोडक्टिविटी है, चाहे वो फसल की, गेहूँ की हो, जौ की हो, चना हो या दालें वगैरह हो, उनका हम क्या करें, प्रोडक्शन बढ़ा सकें, इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय द नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। अगर आपसे पूछता है कि सेलिब्रेट कौन करता है, तो एनपीसी हर साल सेलिब्रेट करता है। इसको कब करता है, 12 फरवरी को करते हैं। थीम क्या रही है इस बार की थीम, अगर आपसे पूछता है कि इस बार प्रोडक्टिविटी डे की थीम क्या रही है, तो थीम हमारी रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एआई है, प्रोडक्टिविटी इंजन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या है, आजकल क्या हो रहा है ना, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस वगैरह है उसका यूज़ कर रहे हैं हम बहुत सारी चीज़ों में, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी इसका यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए इसको भी यहाँ पे ऐड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है इंपॉर्टेंट डे है अब्राहम लिंकन डे ऑफ लिंकन डे। अब्राहम लिंकन जी की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में हर बार हम क्या मनाते हैं, अब्राहम लिंकन डे मनाते हैं। आई होप आप उनसे अच्छे से परिचित होंगे। वो डेमोक्रेसी से रिलेटेड बहुत मतलब बहुत महान व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे थॉट्स दिए हैं, और बहुत डेमोक्रेसी जो है उसके थॉट्स वगैरह हैं, उसको कैसे अच्छे से चलाना है, क्या है इंपॉर्टेंस उसकी, ये सब उन्होंने बहुत डिटेल्स में पढ़ाया है। लोग उनको बहुत फॉलो करते हैं, उनके थॉट्स वगैरह को बहुत फॉलो करते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में ही फॉलो किया था। अगर बात करें कहाँ से बिलोंग करते थे, तो वो यूएस क्या रहे हैं, मोस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंट रहे हैं यूएस के, यूनाइटेड स्टेट हिस्ट्री, नेमली अब्राहम लिंकन। जो यूएस की हिस्ट्री है उनको अब्राहम लिंकन के नाम से ही जाना जाता है। बात करें इनकी, तो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट थॉट है जो सब लोग फॉलो करते हैं, जो भी डेमोक्रेटिक मतलब जो कंट्रीज वगैरह है वो इस थॉट को फॉलो करती हैं। क्या है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी क्या है, एक ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों को द्वारा लोगों के लिए ही चुना जाता है। ये इनका सेंटेंस रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको बहुत जगह आप यूज कर सकते हो। अगर बात करें कब मनाते हैं, तो 12 फरवरी को मनाते हैं ये भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट डे क्या, इंटरनेशनल डार्विन डे। डार्विन से आप सब परिचित होंगे, आपने बायो वगैरह में पढ़ा होगा, डार्विन की थ्योरी वगैरह जो भी है साइंस में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप बायो कवर करते हो और ये नहीं पढ़ते हो, तो ये आप मतलब इसको बिना आप इसको पढ़े बिना अपनी बायोलॉजी की हिस्ट्री को कंप्लीट नहीं मान सकते हो, क्योंकि डार्विन की जो भी थ्योरी वगैरह रही है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रही है। बात करते कब मनाते हैं, तो इसको भी 12 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। एम क्या है, हम क्यों मना रहे हैं डार्विन वाला डे जो है, टू कमोमरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फादर ऑफ इन्वायरमेंटरी बायोलॉजी, जो है इन्वायरमेंट की जो बायोलॉजी है उसके फादर माना जाता है इनको, इसलिए हर बार मनाते हैं। चार्ल्स डार्विन इन 1809 में इनका जन्म हुआ था, 12 फरवरी के दिन ही, इसलिए इसको हम हर बार सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। हाइलाइट्स क्या, डार्विन्स कंट्रीब्यूटेड टू एवोल्यूशनरी एंड प्लांट साइंस वगैरह है, उसमें उन्होंने बहुत एवोल्यूशंस किए थे, बहुत सारी थ्योरी ऐसी दी थी जिससे हमें बायोलॉजी पढ़ने में समझने में बहुत सारी हेल्प मिली है, इसलिए क्या है इनको हम पढ़ते हैं। इन 2015 की बात कर रहा है, डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज वोटेड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एकेडमिक बुक इन द हिस्ट्री। जो उन्होंने बुक लिखी थी उसको मोस्ट एकेडमिक हिस्ट्री बुक ऑफ द हिस्ट्री भी माना गया है जो उन्होंने लिखी है, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है कि 12 फरवरी को हम कौन कौन से दिन सेलिब्रेट करते हैं, रीज़न क्या रहा है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 थे, मैं 3 आपको पढ़ा दिए हैं। जो हमारा आज का नेक्स्ट आर्टिकल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है प्रिजन्स के बारे में, प्रिजनर्स के बारे में। जो प्रिजनर्स वगैरह होते हैं जिनको सजा दी जाती है या किसी का ट्रायल चल रहा होता है, तो बात ये आ रही है कि इंडिया में जितनी कैपेसिटी है, मतलब मान लीजिए एक जेल का एक रूम है या एक जेल मान लीजिए, इसमें 1000 लोगों को रखने की कैपेसिटी है, तो देखा जा रहा है कि इसमें 1500, 1300, 1000, 2000 मतलब कैपेसिटी से ज़्यादा ही डबल ट्रिपल कैपेसिटी में वहाँ पे लोगों को रखा जा रहा है। मतलब जैसे होता है ना कि एक गाँव में क्या होता है, एक छोटा सा कमरा होता है, उसमें भेड़ बकरियाँ गाय वगैरह सब भर देते हैं
हैं ना, वैसे ही लोगों को देखने को मिल रहा है कि भर के रखते हैं। जिससे क्या है, ह्यूमन राइट्स वगैरह जो होते हैं ना उनके, भाई प्रिजनर्स के भी तो राइट्स होते हैं, उनको ज़िंदगी जीने का भले, मतलब देखिए किसी को सज़ा मिल रही है ना, तो उसको सज़ा देने का सज़ा देने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको प्रताड़ित करो या टॉर्चर करो। सज़ा देने का मतलब ये होता है कि हम उसको एक तरीके से क्या करें, जो भी उसने काम किए हैं, जो भी गलत काम किए हैं, रिफॉर्म करना, मतलब उसको क्या करना है, सुधारने के लिए। सुधार गृह कहते हैं, एक तरीके से सुधार गृह होते हैं जो भी जेल्स वगैरह होते हैं, कि लोग ना थोड़ा डरें कि भाई अगर हम ये काम करेंगे तो हमें इतने दिन की सज़ा मिलेगी, वहाँ पे जाना पड़ेगा, ऐसे बंद होकर रहना पड़ेगा। तो थोड़ा सा लोगों को अंदर डर पैदा करने के लिए भी किया जाता है। और जो लोग भी वहाँ जाते हैं ना, तो होता है कि कैदी वगैरह जाते हैं वहाँ पे, ऐसे रहते हैं, उनको रिग्रेट होता है कि उन्होंने जो भी काम किया है, तो लोगों को थोड़ा सा पछतावा हो चीज़ें करने से, दोबारा डरे, इसलिए भी जेल वगैरह बनाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है, उनकी ह्यूमन राइट्स का हनन किया जा रहा है। जितनी कैपेसिटी नहीं है उतने ज़्यादा लोगों को वहाँ पे भरा जा रहा है। ये सारी चीज़ देखने को मिल रही है। देखिए क्या लेकर 2023 सॉ द मोस्ट प्रिजनर्स ऑन डेथ रो इन नियर बाई 2 डेकेड्स। लगभग 20 सालों में अगर बात करें तो जो 2023 रहा है उसमें सबसे ज़्यादा अगर प्रिजनर्स की डेथ हुई है तो सबसे ज़्यादा 2023 में ही डेथ देखने को मिली है। क्योंकि ऐसे कंडीशंस होते हैं ना, हाइजीन मेंटेन नहीं होता है, साफ़ सफाई नहीं होती है, खाने की चीज़ें नहीं मिलती हैं ढंग से, नहाने का टाइम नहीं होता, मतलब नहाने का पानी वगैरह सब सब चीज़ें ना बहुत गंदे तरीके से होती हैं वहाँ पे ना। मतलब शायद ही कोई वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है जो बहुत मतलब हार्टली जो बहुत स्ट्रांग होते हैं ना, वही वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। देखिए लिखा हुआ, केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि उसने वर्तमान में 130 साल पुराने कानून को बदलने के लिए एक मॉडल कारागार अधिनियम तैयार किया है, ताकि सुधार और पुनर्वास के लिए सुधार और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित किया जाए। मतलब क्या किया है केंद्र सरकार ने ना, अभी एक हाल ही में फैसला सुना है कि जो 130 साल पुराना हमारा कारावास अधिनियम मतलब नियम बनाए हुए हैं, जो हम अंग्रेजों के ज़माने से फॉलो करें, उसको अब चेंज करने की बात कही गई है, इसलिए भी चर्चा में बना हुआ है। तो और देखते हैं, आउटडेटेड लॉज वगैरह है, मतलब बहुत पुराने लॉज वगैरह फॉलो किए जा रहे हैं। देखिए क्या है, द एग्जिस्टिंग लॉ इंक्लूडिंग द प्रिजनर्स एक्ट 1894, द प्रिजनर्स एक्ट ऑफ 1900 एंड द ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1950 आर आउटडेटेड एंड नीड टू बी अपडेटेड। तो बात करी जाए अगर कौन कौन से लॉज वगैरह है, तो ये 3 लॉ बहुत पुराने हैं, इनको चेंज करने की जरूरत है। अगर देखें दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, बेटर प्रिजनर्स एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है उनको, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह हो कि कैसे आप वहाँ पे ऑफिसर्स वगैरह कैसे रह रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ये चीज़ हमारे पास अच्छी नहीं है। द MHA फाउंड सेवरल गैप्स इन द एग्जिस्टिंग एक्ट एंड एम्फसाइज्ड द नीड फॉर अ करेक्शनल फोकस इन प्रिजनर्स। जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जो भी अधिकारी वगैरह हैं वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको हमें चेंज करने के लिए, उसको थोड़ा अच्छे तरीके से लगाने के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। प्रिजनर्स रिहैब, जो भी प्रिजनर्स वगैरह हैं उनके रिहैब की सुविधा अच्छी नहीं मिलती। देखिए क्या था, एग्जिस्टिंग प्रिजनर्स एक्ट ऑफ 1894 लैक्स अ फोकस ऑन रिफॉर्म एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ प्रिजनर्स। जो प्रिजनर्स एक्ट हमने बनाया है, मतलब जो जेलें वगैरह बनाई है, मैंने बताया ना सुधार के लिए बनाई गई हैं, उनके रिफॉर्म्स के लिए बनाई गई हैं, लेकिन क्या हो रहा है, वो काम ढंग से नहीं हो पा रहा है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज़ वगैरह नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे पुराने तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं, कि देखने को अपने आप में मिल रहा है। देखिए ये दिया हुआ सारा डाटा की बात करें कि देखिए कैपेसिटी कितनी है, एवरेज 118 होनी चाहिए किसी भी जेल में। एवरेज हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या है, एक जेल में 118 कैदी रह सकते हैं। लेकिन देखिए अगर बात करें, यूपी में 177 रह रहे हैं, उत्तराखंड में 168 हैं, दिल्ली में 159 है। इनकी बात करें, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा छोटे छोटे स्टेट्स हैं, वहाँ पे ज़्यादा कैदी नहीं है, लेकिन देखा जाए अपने आप में ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। ठीक है, स्टेट वाइज अगर ट्रायल देखें, देखिए क्या होता है, बहुत सारे लोगों का अंडर ट्रायल है, मतलब उनको अंडर ट्रायल रखा गया है, वो बेचारे जेल में बंद हैं, ट्रायल ही नहीं हो पा रहा है, मतलब ट्रायल चल रहा है, उनका क्या है, डिसीजन नहीं आ पा रहा है। कुछ का क्या है, कुछ वेटिंग लिस्ट में है, उनका ट्रायल ही नहीं हो पा रहा, अभी तो ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ। कुछ लोग ट्रायल चल रहा है, उनको भी अभी जजमेंट नहीं मिला है, किसका ट्रायल ही नहीं स्टार्ट होता है। ये बहुत सारा डाटा यहाँ पे दिया हुआ कि बिहार में 11.9% है, मध्य प्रदेश में 8.5, उत्तर प्रदेश में 21.7% है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देखिए। अगर बात करेंगे वुमेन्स जेल कितनी है, 29 है, कैपेसिटी ऑफ वुमेन्स जेल क्या है, 6179 है, लेकिन वुमेन प्रिजनर्स कितनी है, 3094 है। ठीक है, ये सारी चीज़ देखने को मिल रही है अपने आप में, ये आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और डाटा की अगर बात करें हम, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कम्युनिटी की, कौन सी कम्युनिटी कितने % जेल में बंद है, तो अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो 19.6% है, सिख हैं 3.5% है, दलित हैं 20.9%, मतलब सबसे ज़्यादा देखिए दलित वगैरह हैं जो जेलों में बंद है, और आदिवासी जो है 13.9% है टोटल का। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ये सारा डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, आपको इसको देख लीजिएगा। नंबर ऑफ लीगल एड लॉयर्स कितने हैं, मंथली विजिट पर पर्सन लॉयर्स कितने हैं, यहाँ पे ये सारा मैंने ऐड किया यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने कंट्री वाइज सेट किया है कि 15 कंट्रीज विद द हाईएस्ट प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ जेल
इनमेट्स हु आर अंडर ट्रायल, जो अंडर ट्रायल्स बहुत सारे चल है ना, उनमें एक लिस्ट बनाई गई है कंट्री वाइज। देखिए हमारा इंडिया कितने नंबर पर है, 6 नंबर पर है। हमारा इंडिया 6 नंबर पर है, अच्छे नंबर उस पर नहीं है ये, मतलब क्या है, हम बहुत बुरी हालात में है ये। और यहाँ पे देखिए ये सारी कंट्रीज़ के नाम दिए हुए, इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये सारी चीज़ें मैंने ऐड की है, ये हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में है, जो NCRB है। वो बहुत सारे मामले जेल वगैरह के हो गए, कैदियों वगैरह के रिपोर्ट्स वगैरह निकालता, डाटा वगैरह, जैसे हम ये डाटा देख रहे हैं ना, ये सारा NCRB निकालता है। उसके बाद क्या रिपोर्ट्स वगैरह को छापते हैं, तो हमें ये पढ़ना एक बार जरूरी है, ठीक है। द NCRB इज इंडियन गवर्नमेंटल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग क्राइम डाटा एज द डिफाइंड बाय द पिनल। जो डाटा तैयार करता है वो दो चीज़ों का यूज़ करता है, एक हमारा IPC देखता है कितना है, और एक हमारा है स्पेशल एंड लोकल लॉज जो होते हैं। इन चीज़ों दोनों को देख करके ही क्या होता है, NCRB जो है डाटा तैयार करता है कि कितनी चीज़ें कहाँ पर कैसे हो रही हैं। अगर बात करें NCRB का हेडक्वार्टर कहाँ है, इन न्यू दिल्ली है, एंड पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। अगर से पूछता है कि NCRB किसका पार्ट है, किस मंत्रालय के तहत आता है, MHA के तहत आता है, ठीक है। अगर बात करें NCRB का सेटअप का, वो था 1986 में हुआ था, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन कौन कौन सी थी इसमें। तो MHA जो है टास्क फोर्स है 1985 का, नेशनल पुलिस कमीशन 1977 की है, और डायरेक्टरेट जो है कोऑर्डिनेशन एंड पुलिस कंप्यूटर जो है DCPC इन्होंने मतलब से सारी जो 5 संस्थाएं, 5-6, ये सारी संस्थाओं को क्या हुआ है, रिकमेंडेशन के बाद ही MHA की NCRB की स्थापना की गई थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। बात करें, अगर ये क्वेश्चन मैंने रखा है, इसका आंसर आप बताइएगा। द करंट डायरेक्टर ऑफ NCRB, जो डायरेक्टर हैं अभी NCRB के, उसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, कि ना कमेंट करके कि जो NCRB के अभी हाल ही के डायरेक्टर जो है प्रेजेंट टाइम, उनका नाम क्या है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हम नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन पर है, जो अभी हाल ही में एक मतलब बिल पास किया गया है कि जो संसद है हमारा, लोकसभा हो गया, उसमें 33% रिजर्वेशन क्या है मिलना चाहिए। पास नहीं हुआ अभी चल रहा है, इन प्रोसेस है, ठीक है। 33% रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए फीमेल्स को, उसको लेकर के। तो हम एक बार देखेंगे, जब भी जब मतलब जो हमारी मोदी गवर्नमेंट जब वो आई है, उन्होंने कैसे कैसे चीज़ें, क्या प्रोसेस वगैरह रहा है। तो क्या है, ग्लिम्स ऑफ द हाउस है। देखिए द 17th लोकसभा है ये, 2014 से लेकर जो 2019 से लेकर जो अभी वर्किंग है हमारी लोकसभा है, वो 17th नंबर की है। तो अगर आपसे पूछता है कि जो अभी वर्किंग जो लोकसभा है वो कौन से नंबर की, तो 17th है, ठीक है। उसके बारे में है कि उन्होंने कौन कौन से कैसे कैसे काम किए हैं, कौन कौन से उन्होंने रूल्स वगैरह लगाए हैं। तो एक पहला ट्रिपल तलाक जिन्होंने फॉलो मतलब पास किया था। फिर दूसरा क्या है, कोविड अंडर 19 को, जो हमारा कोविड-19 आया था, उसके बाद उन्होंने कुछ रूल्स वगैरह लाए थे, कुछ चीज़ें थी। फिर हमारा क्या था, 3 फॉर्म्स लॉ उन्होंने पास किया था। फिर उन्होंने अभी हाल ही में देखा होगा, न्यू होम फॉर पार्लियामेंट बनाया, उसका उद्घाटन भी हुआ है। तो उसके बाद क्या, वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन लॉ जो आया है, उसके बारे में है कि जो अभी हाल ही में लॉ आया है कि ताकि जो रिप्रेजेंटेशन है 33% हो सके। अगर बात करें आपसे कि 33% तो हो सके, लेकिन अभी कितना है, अगर अभी बात किया कितने फीमेल्स वगैरह हैं जो लोकसभा, विधानसभा या इन ऐसी जगहों पे बैठती हैं, तो लगभग 14.44% है, ठीक है। 14.44% रिप्रेजेंटेशन है अभी के फिलहाल अभी में, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि UPSC में आफ्टर सिलेक्शन कितने ऐसे मतलब फीमेल्स जो IAS अधिकारी हैं, तो उसका डाटा भी ज़्यादा नहीं है। आई थिंक शायद 20 to 30% के आसपास ही है। तो वो सारा मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको बताती हूँ। UPSC का जो बात करें, UPSC का है, UPSC में अगर बात करता है कि आपसे कितने फीमेल्स कैंडिडेट IAS अधिकारी हैं, तो 14% है, ठीक है। ओनली 14%। देखिए आप देखते तो हो न्यूज़ में, कह रहे टॉपर है, रैंक 1 पे ये है, रैंक 2 पे है, तो कुछ ही रैंक्स पे होते हैं वो भी। अब थोड़ा सा सिलेक्शन जो है होने लगा है, फीमेल्स का इन्वॉल्वमेंट जो है UPSC वगैरह में अब ज़्यादा होने लगा है, कि लड़कियों को बाहर पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि हाँ, लड़कियाँ भी IAS IPS IRS अधिकारी बन रही हैं। लेकिन पहले के टाइम में ना ऐसा नहीं होता था। अगर पहले आप और जाएंगे ना 10-12 साल पीछे, तो हो सकता है आपको 2-3-4% रिप्रेजेंटेशन नहीं मिले। अभी तो कितना हो रहा है आपका, 14% देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर आप बात करें, जैसे MSME हमारे यहाँ बहुत एक्टिव हैं, हमारे ऑल ओवर इंडिया में क्या है, MSME बहुत चर्चा में रहती हैं, क्योंकि इकोनॉमी में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है इनका। इसमें बात करेंगे कि MSME में कितना पार्टिसिपेशन है फीमेल्स का, तो है 23%। अगर बात करें कितने परसेंट फीमेल रिप्रेजेंटेशन है, तो 23% सिर्फ ऐसी फीमेल्स है जो MSME में इन्वॉल्व है, सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा हो रहा है। और जो ASER की रिपोर्ट आती है, एसर रिपोर्ट जो हर साल आती है,
एजुकेशन से रिलेटेड होती है, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करके बताती है। तो इनका भी मानना है यही है कि फीमेल रिप्रेजेंटेशन जो हमारे इंडिया में है वो बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें देखिए लिखा हाउ वुमन कैन बी रिप्रेजेंटेटेड इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में उनको कैसे रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएं। तो लोगों का मानना ये है कि जो अभी मतलब हमारी जो अभी जो सत्ता में है, जो गवर्नमेंट है, वो बहुत सपोर्टिव नहीं है फीमेल्स को लेकर के। हाँ, पासेस वगैरह करी, बिल वगैरह बना रही है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन देखा जाएगा तो बहुत कम देखने को मिलेगा। और जो अदर कम्युनिटीज़ हैं, मुझसे मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, तो मतलब 300+ जो हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं लोकसभा में, राज्यसभा में या हर जगह। लेकिन आप देखेंगे तो शायद 1 या 2 मुस्लिम लोगों को ही रिप्रेजेंटेशन दिया है इन्होंने। तो ये चीज़ें अपने आप में बहुत चर्चा का विषय बनी रहती हैं हमेशा। ठीक है, ये हमारा है थोड़ा सा एमएसपी के बारे में। लास्ट ईयर आपने देखा था कितना चर्चा में बना हुआ था, क्योंकि हाईवेज वगैरह क्लोज कर दिए गए थे, बहुत सारे हड़ताल दंगे वगैरह हुए थे एमएसपी को लेकर के, जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, किसानों से रिलेटेड मुद्दा था। तो हमने जो हमारा हिंदू वाला ऑडिटोरियल उसमें हमने सब डिस्कस कर दिया है जो भी करंट बेसिस में चल रहा है। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, जो एमएसपी हमारा है कब से स्टार्ट हुआ है, क्या रोल्स वगैरह हैं उसके, क्या चीज़ें कैसे होती हैं। तो ठीक है, अगर बात करें टाइमलाइन ऑफ एमएसपी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है हमारा एमएसपी का, अगर फुल फॉर्म आपसे पूछता है तो क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, इसकी हिस्ट्री देखते हैं हम। 1947 से स्टार्ट हुआ। यहाँ से क्या हुआ है, इंडिया एग्रीकल्चर वाज डिवास्टेटेड अंडर ब्रिटिश रूल। जो 1947 से पहले क्या था, हमारी जो एग्रीकल्चर थी बहुत बुरी हालत में थी। उसके बाद क्या, 1957 में द फूड ग्रेन इंक्वायरी कमेटी बनी थी टू एड्रेस द एग्रीकल्चर अर्निंग इश्यूज। 1957 में क्या हुआ, एक फूड ग्रेन इंक्वायरी कमेटी बनी थी। उन्होंने बताया कि जो हमारी ग्रोथ वगैरह है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वगैरह है, क्यों नहीं हो रहा है, उसको लेकर चर्चा हुई। फिर 1964 में क्या हुआ, फूड ग्रेन प्राइस जो कमेटी बनी थी अंडर एल के झा टू पुश एमएसपी रेजिम। 1964 में पहली बार क्या हुआ कि एमएसपी की चर्चा हुई कि एमएसपी हमें लाना चाहिए। अगर आप कौन सी कमेटी ने सिफारिश की थी, तो एल के झा है। ठीक है, एल के झा जो एक कमेटी बनी थी उन्होंने सिफारिश की थी ये चीज़ की। फिर 1967 में बात करें तो फर्स्ट एमएसपी अनाउंसमेंट हुआ था। अगर आपसे पूछता है कि पहली बार एमएसपी का अनाउंसमेंट कब हुआ था, 1967 में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट टाइम एमएसपी अनाउंसमेंट हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर क्या है, आफ्टर 1967 का एमएसपी टू बी अप्लाइड अक्रॉस इंडिया एंड गवर्नमेंट सेट अप द एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन फॉर द फिक्सिंग एमएसपी फॉर क्रॉप्स। क्या हुआ, सीएसीपी की स्थापना 1985 में। उसके बाद क्या हुआ, हर साल हर फसल के लिए अलग अलग तरीके से एमएसपी की घोषणा की जाने लगी। ठीक है, इसका ये थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने सेट किया है। इसको देखते हैं हम, हमारा जो है सीएसीपी क्या है, कैसे काम करता है। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर जो कॉस्ट है, प्राइसेस है, सीएसीपी है, रिकमेंड्स करता है एमएसपी फॉर 23 मैंडेटेड क्रॉप्स जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हमारे इंडिया में 23 हैं, उनके लिए एमएसपी की ये सिफारिश करता है। फेयर एंड रिमनरेटिव प्राइस जो है एफआरपी फॉर शुगर केन देते हैं। देखिए एमएसपी क्या है, एमएसपी देते हैं हम जो अनाज वगैरह होते हैं उनके लिए, दाल वगैरह होती है उसके नाम एमएसपी की घोषणा करते हैं। अगर बात करें आपसे गन्ने के लिए क्या देते हैं, तो गन्ने के लिए हम देते हैं एफआरपी। ठीक है, एफआरपी की घोषणा हम गन्ने के लिए करते हैं, क्योंकि देखेंगे ना हमारा जो उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और बहुत सारा ऐसा एरिया है जो डिपेंड करता है गन्ने की खेती पर। तो अगर गन्ने की खेती पर हम एफआरपी दे रहे हैं तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। सीएसीपी इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इसके तहत काम करता है। इट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन जनवरी 1965 में ये आया था। ठीक है, इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी। अगर बात करता है आपसे कि क्या करता है, तो ये एडवाइजरी बॉडी है, सिर्फ एडवाइस देता है। हुज रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, जिसकी रिकमेंडेशंस क्या है, बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पर, गवर्नमेंट चाहे तो माने या ना माने। ठीक है, देखते हैं हम कौन कौन सी कैसी फसलें हैं जिनको एमएसपी दिया जाता है। सिरल्स जो है 7 है, पैडी, वीट, बैरली, ज्वार, बाजरा, मेज एंड रागी। ठीक है, इनको दिया जाता है। पल्सेस दालों की बात करें, ग्राम हो गया, अरहर, तूर हो गया, मूंग, उड़द एंड लेंटिल हो गया। ऑयल सीड्स की बात करें कौन से हैं, तो 7 ऑयल सीड्स हैं। ग्राउंड नट हो गया, रैप सीड्स हो गया, मस्टर्ड हो गया, सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर सीड्स हैं, सेसमम सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स एंड नाइजर सीड्स, ये सारे सीड्स हैं जिनको एमएसपी जिनके लिए दिया जाता है। ठीक है, कमर्शियल क्रॉप्स की बात करें, कमर्शियल क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, रॉ कॉटन हो गया, रॉ जूट हो गया, कोपरा हो गया, शुगर केन हो गया, मैंने बताया आपका एफआरपी देते हैं इसके लिए। ठीक है, इन सब के लिए भी ये चीज़ें गवर्नमेंट करती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एफआरपी इज बेस्ड ऑन द रंगाराजन कमेटी रिपोर्ट ऑन
रीऑर्गेनाइजिंग द शुगर केन इंडस्ट्री, जो शुगर केन इंडस्ट्री है उसको अच्छे से चलाने के लिए, ताकि बूम करें इन फ्यूचर, हम जो एक्सपोर्ट भी कर पाएँ, प्रोडक्शन बढ़ा पाएँ, जो किसान वगैरह उनको मोटिवेट कर पाएँ, इसके लिए स्टार्ट हुआ था। अगर बात आपसे पूछता है कि कौन सी कमेटी थी जिसने सिफारिश की थी एफआरपी की, तो रंगराजन कमेटी है जिन्होंने ये सिफारिश की थी और इस पर रिपोर्ट बनाई थी। देखिए क्या लिखा है, शुगर केन प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाई, अगर बात करें शुगर केन के जो प्राइसेस होते हैं कौन कौन सेट करता है, तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करती है और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर ही चीज़ें सेट करते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंसेस क्या करती है, फेयर एंड रिमनरेटिव प्राइसेस सेट करती है। फिर क्या, डिटरमाइंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP जो भी सिफारिश देती है उसके तहत सेट किया जाता है, ठीक है। ये बोला है CCEA चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपसे अगर पूछे कि CCEA की जो चेयरपर्सन है वो कौन होते हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, वो उसके चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। ये देखिए सारा चीज़ें मैंने ऐड किया है, जो स्टेट सेट करते हैं SAP होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए क्या होता है, जैसे MSP हो गया ना, हम जो MSP हो गया उस ज़्यादातर होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करती है, जो SAP होता है ये स्टेट गवर्नमेंट सेट करती है। तो ज़्यादातर ये होता है कि इसका प्राइस अगर 100 रुपये है तो इसका 90 रुपये का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि SAP हमेशा MSP से ज़्यादा होता है, तो हाँ, क्योंकि जैसे MSP 100, अगर MSP ने गवर्नमेंट ने सेट की 400 रुपये में कोई चीज़ बेचनी है, ठीक है, तो हो सकता है कि ये जो SAP है वो क्या करे, 400 प्लस 100 कर दे, तो 500 रुपये में बिकेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो SAP है MSP से कम होता है या ज़्यादा होता है, तो हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। टॉप शुगर केन प्रोडक्शन स्टेट की बात करेंगे, कौन से ऐसे स्टेट हैं जो शुगर केन का ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, कर्नाटक तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर तमिलनाडु और पाँचवें नंबर हमारा बिहार आता है, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है आप याद कर रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछता है। अगर बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड के कंपैरिजन में, तो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राज़ील, तो ब्राज़ील पहले नंबर पर आता है। ब्राज़ील क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड में ब्राज़ील पहले नंबर पर आता है और सेकंड नंबर पर हमारा इंडिया है, ठीक है। ये किसके बारे में बात की जा रही है, प्रोड्यूसर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या लिखा, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, जैगरी, खानसारी एंड मोलासिस। ये अगर आपसे पूछता है कि क्या क्या बनता है, तो सारी चीज़ें शुगर केन से ही बनाई जाती है, ठीक है। स्कीम्स वगैरह की बात करें तो क्या है, स्कीम्स फॉर एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस शुगर अंडरटेकिंग जो है, एंड द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स आर टू ऑफ द गवर्नमेंटल इनिशिएटिव सपोर्ट शुगर केन प्रोडक्शन एंड द शुगर केन इंडस्ट्री। जैसे शुगर केन, जैसे क्या होता है ना, जैसे गन्ना वगैरह हुआ, उससे जूस निकाल दिया, उसके बाद जो वो उसका जो बचता है ना, रॉ मटेरियल्स जो होता है, जो भी मतलब रॉ मटेरियल्स कह रही हूँ, जो भी उसके बाद बचता है ना, कचरा वगैरह होता है, उसको क्या करते हैं, उसको फ्यूल्स वगैरह बनाने में भी यूज़ करते हैं। और जो शुगर केन उसका वो पानी जो मतलब उसका रस होता है, उससे फ्यूल्स वगैरह भी बनते हैं। तो सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जा रहा है। कैसे कैसे शुगर केन इंडस्ट्री को बूम किया जाए, इन सब को लेकर गवर्नमेंट हमेशा कुछ ना कुछ प्रयास करती रहती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने सारा लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछना है कि कब कौन सी फसल होती है, ये हमारे यहाँ 3 फसलें होती हैं, एक रबी होती है, एक खरीफ होती है, ये जायद होती है। उनका टाइम पीरियड भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन कौन सी फसलें होती हैं वो भी लिखा हुआ है, स्टेट वगैरह भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, आपके लिए ही लिखा है मैं, ताकि अगर आप थोड़ा कन्फ्यूज रहते हैं चीज़ों को लेकर, तो आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मतलब आर्टिकल वो है, क्या है, मीट HPS इंडियाज वेरी ऑन UAE दैट कैन फ्लाई 20 किलोमीटर्स हाई एंड फ्लोट फॉर मंथ्स। तो क्या होता है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई सैनिक वगैरह लगाते हैं, हम आर्मी ऑफिसर लगाते हैं यहाँ पे, तो होता है मुठभेड़ वगैरह होती है, या चीज़ें चेकिंग करने में कभी कभी क्या होता है, लड़ाई हो जाती है, तो डेथ हो जाती है, तो हम जो भी सर्विलांस वगैरह ढंग से कर नहीं पाते। तो अभी हमने बनाया है ऐसा HPS, मतलब एक ड्रोन टाइप का सेट किया है कि वो जा करके वहाँ पे निगरानी करेगा। और क्या बोल रहा है इसमें, मंथ, मतलब यहाँ पे इसमें कोई भी मतलब मैन पावर नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी मेंस नहीं होंगे। ये सिंगल जाके महीनों तक वहाँ पे आसमान में फ्लोट कर सकता है और निगरानी रख सकता है, इसलिए इसको यहाँ पे चर्चा में देखिए क्या लिखा है। HAPS इज़ आ स्टिल डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है, अभी बन रहा है ये। एंड द सक्सेसफुल टास्क टेस्ट फ्लाइट लास्ट वीक पुट्स इंडियाज अमंग अ वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ कंट्रीज करंटली एक्सपेरिमेंटिंग विद दिस टेक्नोलॉजी। क्या हुआ, क्या बोल रहा है इसमें, कि बहुत कम ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्या इंडिया उसमें शामिल होने वाला है, उसके बारे में देखेंगे हम अगले पेज में। मैंने बोला अनमैन्ड है, ये अनमैन्ड है, मतलब इसमें कोई भी आदमी या मतलब महिला कुछ भी कोई नहीं जाएगा, ये अपने आप ही उड़ेगा, अपने आप ही निगरानी रखेगा, व्हीकल है ये। इट इज़ अ डिज़ाइंड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ ऑपरेशंस एट हाई एल्टीट्यूड टाइपिकल इन द
स्टेटोस्फेयर क्या होता है, बहुत हाई एल्टीट्यूड्स होते हैं, वहाँ पे जहाज़ लेकर जाना है, किसी और चीज़ से जाना, चॉपर से जाना थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि बहुत हाई मतलब ज़्यादा ऊंचाई पर आप ढंग से नहीं उड़ा पाते हो, सेफ्टी इशू रहते हैं। तो ये चीज़ें देखने को ना मिलें और हमारे जो मैन पावर है वो भी जख्मी ना हो या उनकी डेथ ना हो, उसको ध्यान में रखकर ये बनाया गया है, ठीक है। फिर क्या फीचर्स बोल रहा है, एस कैन रीच एल्टीट्यूड ऑफ 18 to 20 किलोमीटर। अगर आपसे पूछता है कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है, तो 18 से 20 किलोमीटर को ऊंचाई तक पहुंच सकता है ये। नियरली डबल दैट द कमर्शियल एयरप्लेन, जो एयरप्लेन्स वगैरह होता है नॉर्मल वगैरह ना, वो जाते हैं आपका मैक्स 9 से 10 किलोमीटर तक, उससे डबल जा रहा है ये, ठीक है। इट इज़ सोलर पावर, तो चार्ज करने का कोई इशू नहीं है। कैन रिमेन इन द एयर फॉर मंथ्स इवन ईयर्स, ऑफरिंग एडवांटेजेस सिमिलर टू दोस ऑफ अ सैटेलाइट। तो मतलब जस्ट लाइक सैटेलाइट्स है, क्योंकि ये क्या है, आसमान में लगभग 1 महीने से 1 साल तक रह सकते हैं, इनको चार्ज करने का भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये सोलर पावर से अपने आप को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट ऑफ इंडिया है, मतलब इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। ये सब बताया मैंने आपको, डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है, अभी बना नहीं है। अगर बात करें कि हम कौन कौन सी अदर कौन कौन सी कंट्रीज है जिनके पास ये मतलब ये टेक्नोलॉजी है, तो चाइना है, साउथ कोरिया है एंड यूके। ये तीन कंट्रीज ऐसे इनके पास ये टेक्नोलॉजी है। उसके बाद हमारे पास इंडिया ऐसे मतलब उसके बाद क्या होगा, इंडिया ऐसी कंट्री होगी जिसके बाद ये टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली सेट करते हैं, आपको पता है क्या होता है, 5 क्वेश्चन सेट करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, उनके ऑप्शंस वगैरह गो थ्रू करते हैं, ताकि हमें सारी चीज़ें अच्छे से मालूम हो, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 का उप विजेता कौन रहा है। देखिए रनर अप भी पूछता है आपसे कई बार, तो यहाँ पे क्या है, रनर अप पूछ रहा है आपसे कि रनर अप कौन रहा है किसका, अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 का। ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है इंडिया। इंडिया इसका रनर अप रहा है, ठीक है। ये देखिए क्या अंडर-19 जो वर्ल्ड कप 2024 का कौन सा एडिशन था, 15वां एडिशन था। कहाँ पर हुआ है, कब से कब हुआ, सॉरी ये 19 जनवरी से 11 फेब तक हुआ है, साउथ अफ्रीका, ठीक है। मैं साउथ अफ्रीका में हुआ है। आपसे अगर लोकेशन पूछता है कि कहाँ पर हो, साउथ अफ्रीका में, वो विनर कौन है, इंडिया तो रनर अप है ना, विनर कौन है, विनर है ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ है, रनर अप है इंडिया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया है, क्वेना मफाका जो साउथ अफ्रीका से, उनको ये क्या दिया गया, प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैंने ऑल ओवर मतलब जो भी टूर्नामेंट्स वगैरह इंडिया में हुए हैं या बाहर हुए हैं, उसमें इंडिया की रैंक्स क्या रही, विनर कौन रहा, वो सारा मैंने यहाँ पे सेट किया। देखिए अंडर-19 एशिया कप जो 2023 में हुआ था, यूएई बांग्लादेश विनर था, ठीक है। मेंस एशिया कप जो 2023 में हुआ था 16 नंबर का, पाक प्लस श्रीलंका के बीच हुआ था, इंडिया जीता था, श्रीलंका क्या है रनर अप है। वुमेन्स इमर्जिंग टीम्स वगैरह जो हुई हैं, हांगकांग में हुआ था, इंडिया था, बांग्लादेश है, ठीक है। हज़ारे ट्रॉफी जो विजय हज़ारे ट्रॉफी मिली है 2023-24 की, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देख लीजिएगा, सारी मैंने ऐड कर दी हैं यहाँ पे कि किसको किसको ट्रॉफी दी गई है। देखिए देवघर ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, सारी मैंने ऐड की हैं, क्योंकि ट्रॉफीज़ वगैरह क्या आपसे पूछता है, ठीक है। देखिए देवघर ट्रॉफी दिया है, साउथ जोन को मिली है, ईस्ट जोन है वो रनर अप आया, उसने हराया उसको। बात कर रहा है दिलीप ट्रॉफी की, तो साउथ जोन को मिला है ये। वेस्ट जोन क्या है, ये मैंने आपको पढ़ाया था बहुत अच्छे तरीके से, जब फुटबॉल के बारे में अच्छे से पढ़ाया था, तो मैंने सारे जो भी 4 जोन है वो सब डिस्कस किए थे, कितने किसने किसने कितनी बार जीता है ट्रॉफी वगैरह, वो सारी मैंने ऐड की थी, आप सबको बताई थी। देखिए यहाँ पे ईरानी ट्रॉफी 60th एडिशन हुआ है, जो शेष भारत है, सौराष्ट्र है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है, तो हाल ही में मुख्यमंत्री जो हमारे हैं विश्वकर्मा पेंशन योजना कहाँ पे शुरू करने की घोषणा की गई, तो पूछ रहा है जो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना कहाँ पे घोषणा की गई है, कहाँ पे स्टार्ट की जा रही है। ऑप्शन हमारे हैं छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और राजस्थान है। आप ऑप्शन सही टिक करिए। तो हमारा सही आंसर क्या है, राजस्थान है। देखिए जो भी 18 से 45 ईयर्स के बीच का है, अगर आप 18 से 45 वर्ष के हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो आप ये जो योजना है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको क्या करना है, मंथली जो है 60 से 100 रुपये तक का क्या करना है, कंट्रीब्यूशन करना है, टिल 60 ईयर्स, 60 सालों तक, मतलब 60 साल जब तक आपकी उम्र नहीं हो जाती उस सेंस में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपको मंथली 2000 रुपये मिलेगा, ठीक है। आपको उसके बाद हर साल उसके बाद आपको मंथली 2000 रुपये मिलेंगे, ताकि जो बुढ़ापे में होता है ना, कि बुढ़ापे में लोगों को कोई सहारा नहीं मिल पाता है, फाइनेंशियली जो दिक्कत देखने को मिलती है वो चीज़ें ना देखने को मिले। ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, मतलब अगर अभी के हिसाब से देखें 2000 रुपये आज के टाइम में कुछ नहीं हो रहे हैं,
कोई व्यक्ति अभी अगर 2000 खर्च करे तो उसकी वैल्यू फिर भी ठीक होगी। लेकिन आप बात करें ना अगर 20 साल 30 साल बाद, तो मुझे लगता है ना कि 2000 रुपये किसी भी व्यक्ति के लिए मंथली, जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं उसको कवर करने के लिए काफ़ी होगा, क्योंकि महंगाई तब तक शायद और बढ़ जाएगी। तो 2000 ना अभी जो है ना उनकी कीमत ज़्यादा है, जो 20 साल बाद आप 2000 अर्न करोगे। तो ये थोड़ा गवर्नमेंट को सोच समझ के ये करना चाहिए, बट ठीक है, आपको बस याद रखना है कि ये चीज़ें हो गई हैं। अगर आपसे बात करता है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना है, सबसे पहले किस यूटी ने लगाई थी, तो जम्मू कश्मीर है ऐसा यूटी पहले जिसने ये स्टार्ट किया था। ठीक है, आप याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ मैंने अलग अलग योजनाएं वगैरह हैं यहाँ पे ऐड की हैं। देखिए बात क्या, ये अलग अलग स्टेट की अलग अलग योजनाएं हैं जो चला रही हैं अलग अलग स्टेट्स, उनको यहाँ पे ऐड किया है मैंने। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना बात करें कहाँ पे स्टार्ट की गई, तो ओडिशा में स्टार्ट की गई है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना है मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना की बात करें तो क्या छत्तीसगढ़ में है। फिर चौथे नंबर पर क्या, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना कहाँ, बिहार में स्टार्ट की गई है। पांचवें नंबर मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना जो है असम में स्टार्ट की गई है। युवा मितान परिवहन योजना जो छत्तीसगढ़ में स्टार्ट किया गया है। अबुआ बीर दिशोम योजना जो झारखंड में स्टार्ट की गई है। अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने एक श्रेष्ठा योजना स्टार्ट की है। ठीक है, आप याद रखिएगा। लेख लड़की योजना स्टार्ट की है महाराष्ट्र ने। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना स्टार्ट की है हिमाचल प्रदेश ने। ये सारी अलग अलग स्टेट की योजनाएं जो मैंने यहाँ पे एक साथ लिखी है, आप उनको एक बार अच्छे से देखिए, क्वेश्चन जरूर पूछता आपसे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है, हाल ही में फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारत में क्वालिफायर मैच कहाँ पर होगा। आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में क्या होने वाला है, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 होने वाला है, 2026 में होने वाला है भारत में, तो वो कहाँ पर होने वाला है। ऑप्शन देखते हैं हमारे, रायबरेली में, अहमदाबाद में, कोच्चि में या हैदराबाद में। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा, हैदराबाद। हैदराबाद में होने वाला है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। कुछ अलग अलग स्पोर्ट्स वगैरह हैं वो मैंने यहाँ पे आपके लिए डाले हैं ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद रहें। अगर बात करें बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, तो मैरी यस्पस को दिया, इंग्लैंड से हैं। बेस्ट टीम ऑफ द ईयर है मैनचेस्टर सिटी को दिया गया है, मैंने पढ़ाया था आपको। 20th फीफा कप जो हुआ है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप जो हुआ है सऊदी अरब में हुआ है। ठीक है, मैनचेस्टर सिटी जीता है इसमें। बैलन दी और अवार्ड जो है मेंस में किसे दिया है, लियोनेल मेसी को मिला है। वुमेंस में किसे मिला है, आइताना बोनमाती स्पेन से बिलोंग करती है, उनको दिया गया है। फोर्थ नंबर पर हमारा 2023 फीफा यू अंडर 17 जो हुआ है मेंस वर्ल्ड कप, वो कहाँ पर हुआ है, इंडोनेशिया, जर्मनी और फ्रांस ने। ठीक है, फीफा अगर मेंस कप वर्ल्ड कप की बात करें 2022 का जो 22nd एडिशन हुआ है कतर लाइव में। ठीक है, अर्जेंटीना और फ्रांस है। गोल्डन बॉल अवार्ड अगर जो बात करें किसे दिया गया है, तो लियोनेल मेसी को दिया गया है। गोल्डन बूट अवार्ड अगर बात करें किसे दिया गया है, तो कालियन मबाप्पे को दिया गया है। गोल्डन ग्लोव अवार्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछता है आपसे, आप ये याद रखिएगा, इमिलियानो मार्टिनजे को दिया गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, 2023 का जो फीफा महिला विश्व कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड के मध्य में, स्पेन है, इंग्लैंड की जो है तनुजी। ठीक है, 2023 का फीफा कप जो हुआ ना 20 वर्ल्ड कप जो हुआ है अर्जेंटीना, उरुग्वे और इटली। ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल वर्ल्ड कप जो हुआ है भुवनेश्वर में, भारत और लेबनान के बीच। ठीक है, ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड हैं। देखिए अगर बात करें जो फीफा कप वगैरह होते हैं जो दिए जाते हैं उनकी बात करें कि कहाँ से क्या होता है, तो ये हमारा यहाँ से होगा रोवर्स कप। अगर आपसे पूछता है कि फुटबॉल में कौन कौन से कप या कौन कौन से ट्रॉफीज वगैरह लोगों को दिए जाते हैं, क्वेश्चन पूछता है ना आपसे कि कौन सा कप फुटबॉल से रिलेटेड है, तो देखिए क्या रोवर्स कप मिलता है, संतोष ट्रॉफी मिलती है, सुब्रतो कप मिलता है, डुरंड कप, आशुतोष कप और मरडेगा कप। ये सारे किस्से हैं फीफा से रिलेटेड। अगर फीफा से बात करें, फीफा की जो हमारा है कब स्थापना हुई थी, 1904 में हुई थी। हेडक्वार्टर है ज़ुरिच स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट अभी कौन है, गियानी इन्फेंटिनो इसके अभी प्रेसिडेंट। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में मुख्यमंत्री विजयोश्री योजना 2024 के तहत 3000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किसने की है। एक विजयोश्री योजना स्टार्ट की गई है, 3000 रुपये मासिक दिए जाएंगे, हेल्प दी जाएगी। तो उसमें पूछा गया है आपसे, ये जो है ना 3000 रुपये जो है जो रेडी पटरी पे जो दुकान वगैरह लगाते हैं उनको उनके लिए हेल्प करने के लिए दिया जा रहा है। तो बोला है कौन सा स्टेट है जिसने स्टार्ट किया है, महाराष्ट्र ने, गुजरात ने, राजस्थान ने, मध्य प्रदेश ने। आप बताइए किसने दिया है, इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने स्टार्ट किया है, 3000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा जो भी रेडी पटरी दुकान वगैरह लगाते हैं उनको एक तरीके से इकोनॉमिकल हेल्प देने के लिए। शारीरिक या मानसिक विकलांग से पीड़ित हैं, 3000 रुपये दिए जाएंगे। इनमें लगभग 15 लाख वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा जिनको उम्र 65 है। ठीक है, जो भी मतलब शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है उनको भी दिया जा रहा है। ऐसी और भी योजनाएं हैं जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, तो ताकि जो भी वहाँ पे मतलब विकलांग लोग हैं या गरीब लोग हैं उन सबको हेल्प किया जा सके। ठीक है,
बात करें अगर महाराष्ट्र की कि इसका कैपिटल क्या है, तो मुंबई कैपिटल है। सीएम है एकनाथ शिंदे। गवर्नर क्या है, गवर्नर का नाम आप मुझे बताइएगा। यहाँ पे जो गवर्नर है, जो मतलब महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम क्या है। यहाँ पे अगर बात करें कौन कौन सी चीज़ें मतलब सिचुएटेड हैं, तो एलिफेंटा केव हमारी है, धारपुर में है महाराष्ट्र में। अजंता एंड एलोरा के गुफाएं वगैरह में महाराष्ट्र में है। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी यहाँ पर है। लार्जेस्ट है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट है ये इन कमर्शियल ऑपरेशंस। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है यहाँ पे मुंबई में। एसबीआई क्लर्क में ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। बॉम्बे हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता। ये सारी चीज़ें सीट वगैरह दी गई है, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद में कितनी कितनी सीटें हैं, ठीक है। ये सारे गेम्स वगैरह मैंने ऐड किए हैं ताकि अगर क्वेश्चन आपसे गेम्स से पूछता है कि कौन कौन से गेम्स कहाँ पर हुए हैं और कौन जीता है, या महाराष्ट्र का रिप्रेजेंटेशन किस किस में रहा है, तो ये है खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुए थे, 6th एडिशन जो हुआ था तमिलनाडु में, वीर मंगई महाराष्ट्र ने टॉप किया था इसमें। नमो शेतकरी महाराष्ट्र सम्मान निधि योजना स्टार्ट की गई है। भारत में लिगो वेधशाला कहाँ पर बनेगी, महाराष्ट्र के हिंगोली में बनेगी। देश का पहला महिला रेलवे स्टेशन कहाँ बनने वाला है, तो माटुंगा रेलवे स्टेशन मुंबई में बनने वाला है। ये सारी चीज़ें न्यूज़ है ना जो भी इंपॉर्टेंट है, ये सब महाराष्ट्र से रिलेटेड है, ठीक है। पहला हल्दी सम्मेलन कहाँ पे होने वाला, मुंबई में होने वाला है। महाराष्ट्र ने लेक लाडली योजना स्टार्ट की है, मैंने पढ़ाया आपको ऑलरेडी। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का कहाँ पे हुई थी, मुंबई में हुई थी। विश्व मसाला कांग्रेस जो 14th हुआ था, कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था। दुनिया का सबसे पहला बैम्बू क्रैश बैरियर जो है कहाँ पर लगाया जाने वाला, महाराष्ट्र हाईवे पर लगाया जाने वाला नाम क्या है, बाहुबली, ठीक है। सारी चीज़ें महाराष्ट्र से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। पूछ रहा है हाल ही में दो समोचे महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है। दो समोचे महोत्सव पूछ रहा है कहाँ पर किया जाता है आयोजन, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में। तो सही आंसर आप बताइए। इसका सही आंसर है लद्दाख में। लद्दाख में ये महोत्सव मनाया जाता है। अगर आपसे पूछते हैं लद्दाख में और कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं, तो हमारा एक है लोसर, लोसर बनाते हैं यहाँ पे। जास्कर मनाते हैं, 3 मनाते हैं, लोसर होता है, जास्कर होता है और हेमिस होता है, ठीक है। आप याद रखिएगा हेमिस। ये 3 फेस्टिवल आपसे पूछता है कहाँ से रिलेटेड है, तो ये सारे हैं कहाँ से रिलेटेड हैं, ये हैं लद्दाख में मनाए जाते हैं, ठीक है। ये देखिए सारे लिखे हैं। लोसर फेस्टिवल लद्दाख में, वरनाला फेस्ट उत्सव जो है मेघालय में, लूसाफोन महोत्सव गोवा में, संगाई फेस्टिवल जो है मणिपुर में है, योसांग महोत्सव जो है, हुनथड़ो महोत्सव जो है, ये सारे कहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे। पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव कहाँ पे, केरला में मनाया जा रहा है। धानु जात्रा महोत्सव पूछा है कहाँ मनाया जाता है, तो ओडिशा में मनाया जाता है। नुआखाई महोत्सव, रजा पर्व, बाली जात्रा महोत्सव, कोणार्क नृत्य महोत्सव, छऊ महोत्सव, बोईता बंदा महोत्सव, और ये सारी चीज़ें कहाँ मनाई जाती हैं, ये सारी ओडिशा से हैं, ठीक है। ये सारी ओडिशा से बिलोंग करती हैं। अगर बात करें चेरचेरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में मनाता है। हरेली उत्सव भी मनाते हैं। एक हरेला पर्व होता है उत्तराखंड में मनाते हैं, और हरेली उत्सव मनाते हैं कहाँ पे, याद रखिएगा, बहुत सेम सेम नेम है, छत्तीसगढ़ में। एक बिहू होता है, बिहू फेस्टिवल मनाते हैं आसाम में। माघी का मेला जो होता है वो मनाते हैं हम पंजाब में। चिथिरई महोत्सव मनाते हैं तमिलनाडु। आदि पेराक्कू महोत्सव, ये सारे कहाँ से, तमिलनाडु से हैं, ठीक है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैं सारी कवर करा दी हैं, चाहे वो आर्टिकल्स हों, चाहे वो आपको क्वेश्चंस हों, सब कवर करा दिया है। तो आई होप आप हमारा डेली वीडियो देख रहे हो, तो आपको हमारा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारा वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं आपको टाइम से सारे मिल पाए, ठीक है। अगर आप यूपीएससी यूपीपीसी या अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, तो हमने एक एनसीईआरटी बैच स्टार्ट किया है जो 6 to 12 है, जो आपका पूरा बेसिक से एडवांस सब कवर करेगा, बाइलिंगुअल है, तो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़ते रहिएगा और सारी चीज़ें फॉलो करते रहिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ, ठीक है। चलिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।